देखिए मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो सीधा प्रश्न पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। ये हो गया मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला लिख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और इसका खोज किसने किया? राखल दास बनर्जी। कब किया था? 1922 में। सभी प्रश्न पूछा जाएगा। विशाल स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा इमारत, स्नानागार का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा इमारत। बृहत स्नानागार, नर्तकी की काष्य मूर्ति कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। सीधा प्रश्न पूछेगा बृहत स्नानागार कहाँ से मिला, तो क्या हो जाएगा आंसर? मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो। स्नानागार का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी इमारत, यानी विशाल स्नानागार का मतलब होता है सबसे बड़ी इमारत। बनावली और मोहनजोदड़ो से मिट्टी का हल्का साक्ष्य मिला। तो जो जो हम टिक कराएंगे उसको आप जरूर याद रखिएगा। चनहुदड़ो को खोज किसने किया? 1931 में। मतलब किसने किया? एनजी मजूमदार। ये भी प्रश्न पूछेगा खोज किसने किया, से प्रश्न पूछेगा। डेट बहुत कम पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का छाप मिला, यानी साक्ष्य मिला। कहां से मिला? चनहुदड़ो से मिला। खोज किसने किया? एनजी मजूमदार। मनके का कारखाना कहां से मिला? चनहुदड़ो से भी मिला था और लोथल से भी मिला था। तो ऑप्शन में अगर दोनों है और दे देगा ए और बी दोनों, तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों होगा। लेकिन जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्ली का पीछा करते हुए, ये आपको याद रहना चाहिए। लोथल खोज किसने किया? एस आर राव। कब किया? 1954 में। चावल के साक्ष्य कहां से मिले? लोथल। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी आपको हम लोकेशन भी बता रहे हैं क्योंकि सीधा प्रश्न पूछेगा कौन सा स्थान भारत में स्थित है या भारत में नहीं स्थित है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए। यह राज पूछ लेता है। मिट्टी के बने नाव कहां से मिला? लोथल। कालीबंगा खोज किसने किया? अमलानंद घोष। एक किस नदी के किनारे स्थित है? घग्घरा नदी। कब खोजा गया? 1951 में। यहां से क्या मिला? हल से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। इसको आप याद रखें। बनावली मिट्टी का बना हल 1974 में। RS बिस्ट। ये सब सीधा लोकेशन सिर्फ इसमें पूछा, जो आपको ऊपर बताया वो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा का अर्थ पूछेगा क्या होता है? सफेद कुआं। इसका अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। खोज किसने किया? JP जोशी। ये नहीं पूछेगा। यहां से प्रश्न ए पूछेगा, एकमात्र जो 3 भागों में बटा था, कौन? धौलावीरा। किला, मध्य और निचला। विशाल जलाशय कहां से मिला? धौलावीरा से। ये अपवाद है क्योंकि एकमात्र जो 3 भागों में बांटा हुआ था, कौन है? धौलावीरा। तो ये अपवाद, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। विशाल जलाशय कहां से मिला? धौलावीरा से मिला। इसका अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। और एक मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछेगा क्या होता है? मृतकों का टीला। स्थित कहां? खोजा किसने? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। खोजा किसने? 1922 में। राखल दास बनर्जी। क्या यहां से मिला? विशाल स्नानागार कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। बृहत स्नानागार कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की काष्य मूर्ति कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य कहां से मिला? चनहुदड़ो से मिला। चनहुदड़ो का खोज किसने किया? एनजी मजूमदार। ये प्रश्न पूछेगा। अब हम लोग इसका लोकेशन देख लेते हैं कि इसका लोकेशन क्या है। तो अगर आप लोकेशन देखें, ए रहा मोहनजोदड़ो, ये क्या है? मोहनजोदड़ो। और ये जो आप देख रहे हैं, यह सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के कौन सा साइड मोहनजोदड़ो स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन सा साइड है? जैसे सिंधु नदी इधर से मतलब बह रही है, इधर से। तो इधर से जब आप आइएगा तो बायां साइड पड़ेगा और इधर दायां साइड। तो बायां साइड स्थित है मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। जस्ट दोनों अपोजिट साइड है। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है। ये आपको याद रहना चाहिए। सुतकांगेडोर ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और एक सुरकोटडा ये कहाँ स्थित है? भारत में। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करिए। जिसको हम लगा रहे टिक आउट कर रहे हैं उसको आप जरूर याद रखिएगा। सीधा लोकेशन पूछेगा कि भारत में स्थित है या नहीं स्थित है या कहाँ स्थित है। धौलावीरा गुजरात में, इसको आप याद रखिएगा। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी किनारे। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। दायमाबाद ये भी कहाँ स्थित है? तो ये भी भारत में स्थित है। ये प्रश्न पूछेगा। और यहां से जो प्रश्न बनेगा, बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रोपड़, ये रोपड़ याद रखिएगा। और यहां से एक जो प्रश्न बनेगा मांडा, ये याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। यहां से आप इतना याद रखिएगा जरूर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? मनके बनाने का कारखाना कहां से मिला? चनहुदड़ो से मिला। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4। और चनहुदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। अभी आपको तुरंत बताया। सिंधु नदी कौन सा साइड है? तो ये कौन सा साइड हो जाएगा? देखिए, सॉरी, यहाँ जो आपको हम बताया साइड लगते हैं आपको गलत बता दिए।
यहां से सिंधु नदी से आ रही है तो इधर क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, बायां। इधर बायां और इधर दायां। तो जो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के दायां साइड मतलब स्थित है, और चन्हुदड़ो है जो बायां साइड स्थित है। मतलब आपको क्या करना है, नदी जिधर से बह रही है उधर से आपको चलना है, और आप अपना साइड देख लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन साइड स्थित है। एक याद जो रहना, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो का पूरा जरूर देखें, और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको सर्च करना टेलीग्राम चैनल पे जाके स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और आप चैनल पर पहली बार आए तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये आपके हित के लिए करें, ये आपके फायदे के लिए करें, क्योंकि ये जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। तो हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है 1973, देखिए हम आपको जूम कर दे रहे हैं, अब आपको सही से प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रश्न पूछेगा केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती केस में ये प्रस्तावना में, मतलब प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। मतलब ये तय किया गया कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। किस केस के द्वारा ये कहा गया, सीधा प्रश्न पूछेगा किस केस के द्वारा ये कहा गया कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। संशोधन कहने का मतलब कुछ त्रुटि है या कुछ कमी है, उसको जोड़ना या उसको सुधार करना, मतलब संशोधन करना। तो किस केस द्वारा, केशवानंद भारती बनाम केस में। और एक केस कब आया था, मतलब 1973 में केशवानंद भारती बनाम केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किस संविधान संशोधन में, जो संविधान में जो संशोधन होता है किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 368 संशोधन। संविधान में क्या होता है, संशोधन। अनुच्छेद, संविधान में संशोधन जो हम लोग करते हैं किस अनुच्छेद के तहत, 368 के तहत। और ये किस देश से लिया गया, तो अफ्रीका देश से लिया गया। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया किस देश से लिया गया, अफ्रीका। कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका। यहाँ हम लिख दे रहे हैं SA, तो समझ जाइएगा साउथ अफ्रीका। ये हो गया। और जब प्रस्तावना में जब संशोधन किया जा सकता तो 42वां संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन के तहत, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ेंगे। कितने शब्द जोड़ेंगे, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ेंगे, 3 शब्द। और 3 शब्द कौन कौन सा है, मतलब वो 3 शब्द जो जोड़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हम बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं कि आप अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए और नोट करते जाइएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है समाजवादी, 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 पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और एक है अखंडता, अखंडता। तो प्रश्न सीधा पूछेगा किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और वो 3 शब्द कौन थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। जो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो सीधा प्रश्न पूछेगा कौन सा शब्द 42वां संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया। तो 3 ऑप्शन देगा, जो ए रहेगा, और एक ऐसा ऑप्शन देगा जो नहीं रहेगा। तब ध्यान से पढ़िएगा और प्रश्न को बनाइएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। और 42वां संविधान संशोधन है, इसको हम लोग लघु संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। और इसी संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन है, इसी संशोधन के तहत संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया मूल कर्तव्य। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। साल और
सागवान या सागवान हम लोग जिसको बोलते हैं, साल और सागवान सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है। मतलब किसके पेड़ है? तो आप पेड़ को देखे होंगे, ये जो पेड़ है साल का पेड़ है। ऐसा पेड़ आप देखे होंगे, इस टाइप का पेड़ जो होता है, देखिए थोड़ा चिकना चिकना टाइप का, ये पेड़ आप जरूर देखें सागवान। ये तो आपको सभी जगह मिल जाएगा, गाँव में भी। ये क्या है, इसी को हम लोग सागवान बोलते हैं। देखिए आप शायद अब समझ गए होंगे इमेज देखकर। तो अगर आप देखेंगे पेड़ के, तो पेड़ क्या होता है, पत्ते को गिराते हैं। कभी कभी पेड़ क्या करता है, पत्ता को गिराता है, मतलब सूख जाता है। तो यहाँ प्रश्न ये पूछ रहा है, साल और सागवान सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है पर्णपाती पेड़। तो कैसा पेड़ है? पर्णपाती पेड़ है, यानी ये अपने पत्ते गिराते हैं। तो कैसा पेड़ है? पर्णपाती पेड़। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? नौका दौड़। एक केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल दौड़ है। कौन सा दौड़? नौका दौड़। इमेज आप देख सकते हैं, यही है नौका दौड़। और ये कहाँ का प्रसिद्ध फेस्टिवल है? केरल। तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको भी आप देख लीजिए। पोंगल या जलीकट्टू त्यौहार। पोंगल या जलीकट्टू त्यौहार ये कहाँ का? तमिलनाडु। बिहू त्यौहार असम या असम में लिखता है। गुड़ी पड़वा मोस्ट इंपोर्टेंट है, महाराष्ट्र। लोसांग सिक्किम। ओनम केरल। पुष्कर मेला या हाथी उत्सव कहाँ का? राजस्थान। बोनालू त्यौहार हैदराबाद यानी तेलंगाना। बोनालू त्यौहार कहाँ का? तेलंगाना। सूर्यकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा। तो ये कुछ हो गया इंपॉर्टेंट, और कुछ निरीत इंपॉर्टेंट है, उसको आप एक बार नोट करिए। तो हम आपको बताए थे कि टोटल भारत में क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 हैं। टोटल भारत में क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 हैं। सीधा प्रश्न पूछेगा। शास्त्रीय नृत्य जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लासिकल डांस टोटल भारत में कितना है? 8। इसको आप नोट कर लीजिएगा, टोटल भारत में 8 है। 8 में कौन कौन सीधा प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन सा क्लासिकल डांस है या नहीं है, इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे। भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु। कथक कहाँ का? कथक अगर कथक पूछेगा उत्तर भारत। कथकली पूछेगा केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मणिपुरी नाम से ही पता चल रहा है, मणिपुर। मोहिनीअट्टम ये कहाँ का? आंध्र प्रदेश, सॉरी केरल। मोहिनीअट्टम क्या बोले? केरल। मोहिनीअट्टम केरल। उड़ीसी उड़ीसा का है। और सतरिया असम का क्लासिकल डांस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बिहू कहाँ का? असम। आज़ादी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लेह लद्दाख में। आदि उत्सव, आज़ादी नहीं, आदि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लेह लद्दाख। बोनालू त्यौहार तेलंगाना। कंबाला भैंसा दौड़ मोस्ट इंपोर्टेंट कर्नाटक में। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? जो सेंधा नमक है उसका खनिज नाम क्या है? तो हेलाइट इसका खनिज नाम है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इस फैक्ट प्रश्न है तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो को रेगुलर देखिएगा तो हम आपको बार बार रिवीजन करते हैं, जितना बार पूछा जाएगा उतना बार हम आपको रिवीजन कराएंगे, क्योंकि पढ़ाई का दूसरा नाम ही है रिवीजन। याद होता नहीं किसी को, या कोई ऐसा मतलब गॉड नहीं या भगवान नहीं जो आप पहले से याद रहता है, उसको याद होता है बार बार रिवीजन करने से। तो आप बार बार चीज़ों को रिवीजन करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कतर। एक कैरेन का प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप कैरेन का प्रश्न खुद से देख लीजिए। कतर का हम लोकेशन आपको बता दे रहे हैं कि कतर है कहाँ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, ये आपका इंडिया हो गया। यहाँ से जब आइएगा तो देखिए यहाँ ये जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, यही क्या है जो हम आपको घेरे, वही क्या है? कतर। देखिए यहाँ पे कतर लिखा हुआ है। इसका राजधानी कहाँ? दोहा। इधर लाल सागर है, इधर भूमध्य सागर, और बीच में कौन सा? स्वेज नहर। तो प्रश्न पूछेगा स्वेज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि, जिसको भूमध्य सागर की कुंजी बोलते हैं, और जिब्राल्टर जल संधि जोड़ता है किसको? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को। जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर की कुंजी किसको बोलते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को। अलग किसको करता है? स्पेन और मोरक्को को। तो ये आप याद कर लीजिए। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, जो कहाँ? इटली में। और इटली देखिए यहाँ पे है बगल में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर फतेह बुर्ज, ये सबसे ऊंचा, और ये स्थित का पंजाब में। कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। और कुतुब मीनार को बनवाया किसने? तो यहाँ दो तरह से प्रश्न पूछता है। कुतुब मीनार को बनाने के लिए शुरू किसने किया? कुतुब
कुतुबुद्दीन ऐबक। शुरू किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश। लेकिन अगर फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन में रहेगा तो आंसर कभी कभी इल्तुतमिश ऑप्शन में ना देकर फिरोज शाह तुगलक देता तो फिरोज शाह तुगलक भी आंसर होगा, क्योंकि जो 5वां मंजिल है फिरोज शाह तुगलक बनाया था। तो अगर प्रश्न पूछे कुतुब मीनार को बनाना मतलब शुरू किसने करवाया, तो शुरू पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसने कराया, यानी स्टार्ट यहाँ पे लिख दीजिए। कंप्लीट किसने कराया यानी पूरा, तो इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक, यानी 5वां मंजिल वो बनाया था। तो अब ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। और फतेह बुर्ज कहाँ स्थित? देखिए यही है फतेह बुर्ज, जो कहाँ स्थित है? पंजाब में। ये देखिए, और इसकी जो लंबाई है 328 फीट। तो लंबाई आपसे पूछा नहीं जाएगा, लोकेशन पूछेगा और सबसे ऊंची। देखिए यही आपका फतेह बुर्ज कहाँ स्थित है? पंजाब में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने डॉट में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया। खाली स्थान है और इसमें आपको भरना है कि कहाँ फहराया। तो बम्बई, ये जिसको बोलते हैं अब मुंबई के नाम से हम लोग जानते हैं, और स्थित कहाँ? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को, और इसी में महात्मा गांधी क्या दिए थे? करो या मरो का नारा। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? वंदे मातरम तो किसका हिस्सा? आनंद मठ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आनंद मठ का हिस्सा है। और किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या था? वंदे मातरम। वंदे मातरम ये क्या है? तो राष्ट्रीय गीत है। भारत का अगर राष्ट्रीय गीत पूछेगा तो क्या? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गीत को पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 के कोलकाता अधिवेशन। अरे अध्यक्षता किसने किया? रहीमतुल्ला सयानी। और राष्ट्रीय गान पूछेगा तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किया था? अध्यक्षता पूछेगा तो पंडित विश्व नारायण धर। कौन सा? राष्ट्रीय गान। कौन सा था? जन गण। और कौन रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? रविन्द्रनाथ, देखिए 1 मिनट रुकिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में। किसके लिए दिया गया था? ये प्रश्न पूछेगा तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। और एशिया और भारत के प्रथम व्यक्ति थे। एशिया पूछे या भारत, क्या थे? दोनों में प्रथम व्यक्ति, यानी एशिया के भी प्रथम व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और भारत के भी प्रथम व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। पूछेगा प्रश्न आपसे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत भी पूछेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है? पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है। प्लास्टिक की खपत और इस्तेमाल में वृद्धि, ये चिंता का विषय है? ये चिंता का विषय नहीं है। क्या होगा? इससे पॉल्यूशन होगा। ओजोन परत का बढ़ना, ये चिंता का विषय नहीं है। अभी आपको हम बता रहे हैं प्रदूषण स्तर का बढ़ना, ये चिंता का विषय है पर्यावरण के लिए। ग्लोबल वार्मिंग, ये भी चिंता का विषय है। तो ओजोन परत का बढ़ना चिंता का विषय नहीं है। तो ओजोन परत बना किससे? ऑक्सीजन के 3 परमाणु से। और ये हमको मतलब एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है जो बचाता है पराबैंगनी किरणों से।
जो ओजोन परत है हमें क्या प्रदान करता है, सुरक्षा कवच, जो किससे बचाता है, परावैंगनिक किरणों से। यानी सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों से हमें सुरक्षा कवच कौन देता है, ओजोन परत। ओजोन परत बना किससे, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से, और स्थित का समताप मंडल में, स्थित का समताप मंडल में। क्षोभ मंडल, जहाँ सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है। सबसे नजदीक का मंडल कौन सा, क्षोभ मंडल। सबसे बाहरी मंडल बहिर् मंडल। ये सीधा एक प्रश्न पूछा जाएगा। और बीच का मध्य मंडल, आयन मंडल। समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में। सीधा प्रश्न पूछेगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सागा 220 यानी सागा 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया। सागा 220 क्या है, सुपर कंप्यूटर। ये क्या है, सुपर कंप्यूटर। जो सागा है क्या है, सुपर कंप्यूटर। और प्रथम पूछेगा भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट पूछेगा तो परम 8000। और ये पूछा गया प्रश्न है एनटीपीसी में, बहुत बार पूछा गया। और एक किसके द्वारा बनाया गया, CDAC। और एक कंपनी कहाँ का, पुणे। तो सीधा प्रश्न पूछेगा, आप इसको याद रखेगा। और ये क्या है, ये जो प्रश्न पूछ रहा है सुपर कंप्यूटर, तो इसको आप नोट कर लीजिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी अगर इसरो का बात करें तो इसरो का स्थापना कब हुआ था, 15 जनवरी 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और 1969 में ही पहली बार मानव कहाँ गया, चंद्रमा पे। 20 जुलाई 1969 को पहली बार मानव कहाँ गया, चंद्रमा पे। नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रांग। और 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का स्थापना हुआ। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में। और पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, देविका रानी रोरिक। और देविका रानी सीधा आप याद रखें, अभिनेत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है, इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। तो इस्लामिक मूल का नहीं है से प्रश्न पूछ रहे। तबला भी है, रबाब भी है और सितार भी, लेकिन जो बीना है ये नहीं है, ये बीना नहीं है। ये सरस्वती माँ आप समझ ही रहे होंगे। तो ये बीना है जो क्या है, इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अहमदनगर की किसी रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। अहमदनगर की किस रानी ने, किसी लिख दिया, किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। नाम क्या, चांद बीबी। नाम क्या, चांद बीबी। रजिया सुल्तान, पहला महिला शासका रजिया सुल्तान। रानी दुर्गावती, ये भी वीरांगना थी, मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है। इन प्रश्न ये पूछ रहा है कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो हम लोग उसे किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए तरह परिसंचारी, ऑप्शन बी तरह बाई बी ए, ऑप्शन सी तरह अबाई और ऑप्शन डी तरह संकुचित। तो जब अनुपस्थिति में होगा यानी ऑक्सीजन के बिना, मतलब ऑक्सीजन रहित कहने, या तो देगा ऑक्सीजन रहित। ऑक्सीजन रहित कहने मतलब, ऑक्सीजन रहित कहने का मतलब कि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा। यह प्रश्न पूछेगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो जब वैसा श्वसन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अबाई। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो बाई बी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में YBA और ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहेगा तो अबाई। नेक्स्ट है, गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है। अंकलेश्वर इसका नाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है अंकलेश्वर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और बरौनी कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। डिब्रूगढ़ ये कहाँ स्थित, असम, डिगबोई असम। नेक्स्ट है, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है तो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा,
राइट हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो कुछ ऐसा भी प्रश्न रहेगा जो आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म डेट है तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि उतना डेट का हुआ जन्म उसका तो हुआ। इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि गुप्त निवेश संबंधित लिए हुए दस्तावेज जो कि पनामा पेपर्स के नाम से मशहूर है। प्रश्न को फिर से पढ़िए। गुप्त निवेश संबंधित लीक लिए हुए दस्तावेज जो कि पनामा पेपर्स के नाम से मशहूर है वह किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मोसैक फोन्सेका एंड कंपनी। तो प्रश्न डिफिकल्ट हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है ना, ये डिफिकल्ट है प्रश्न। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के किस मैदान में हुई थी? फिरोजशाह कोटला मैदान में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अभी हम आपको बता रहे हैं इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, तो हम आज आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में, यानी इंडिया गेट स्थित है नई दिल्ली, और गेट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। देखिए अब आइए हम लोग कंफ्यूजन को दूर करते हैं। प्रश्न यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए। देखिए ध्यान से पढ़िए, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए जिसके प्रमुख ने था चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद अशफाक उल्ला खां थे। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था। कब बुलाया था? अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यहाँ से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांति संगठन की स्थापना की। इसके संस्थापक सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद थे। ऑप्शन में अगर सभी दे रहा तो ऑप्शन सभी आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में आपको ज्यादा मिलेगा क्या? चंद्रशेखर आजाद देखने के लिए। लेकिन आप सभी नाम याद रखिएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद। ये चार नाम ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रहना चाहिए। क्या क्या? सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। लेकिन ऑप्शन में चंद्रशेखर आजाद ही ज्यादा देगा। सीधा प्रश्न पूछेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया, तो ऑप्शन रहेगा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और दो ऑप्शन और देगा, तो आंसर क्या होगा वहां? चंद्रशेखर आजाद। जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछेगा इसका स्थापना कब हुआ? 1924 में। देखिए यहाँ 1924 में। लेकिन अगर चार ऑप्शन है तो चारों आंसर होगा। शामिल कौन कौन थे? सीधा प्रश्न पूछे इसमें शामिल कौन कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है कि वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया, जिसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ? 1928 में। किसके? तो चंद्रशेखर आजाद। और ये कहाँ हुआ था? दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। नाम सिर्फ बदला गया, तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका, रॉबर्ट क्लाइव। इसको आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। वांडीवास, देखिए वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? 1760 में फ्रांसिस और अंग्रेजों के बीच। किसके बीच हुआ था? फ्रांसिस और अंग्रेजों के बीच।
अंग्रेजों के बीच, हम ये लिख रहे हैं अंग्रेजों के बीच, जिसमें से अंग्रेज जीत गया और फ्रांसिस लोग हार, मतलब फ्रांसिस हार गया, फ्रांसिस्को का हार हुआ और अंग्रेजों का जीत हुआ। किस युद्ध में? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। किसके बीच हुआ? सीधा प्रश्न पूछेगा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, फ्रांसियों के बीच। और प्रश्न पूछेगा बक्सर का युद्ध 1764 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के पास जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार महारत्न का दर्जा नहीं है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, बाकी गेल हो गया, कोल इंडिया हो गया, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, ये सभी क्या महारत्न कंपनी है। टोटल अभी वर्तमान में अभी तक जानकारी के अनुसार टोटल कितने भारत में महारत्न कंपनी है? 11। नवीनतम पूछेगा तो कौन सा है? नवीनतम पूछेगा तो कौन सा है? देखिए हम आपको बताया था नवीनतम पी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, शायद ऐसा ही करके नाम, अभी हम इसका एग्जैक्ट भुला रहे हैं। अगर आपको नाम याद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए किसका आंसर क्या होगा। हम आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे, मतलब इसको कुछ दिन पहले हम आपको बताए थे कि ग्रामा जो नवीनतम है महारत्न कंपनी, उसका नाम क्या है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण किसके सहायता से हुआ? कनाडा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या क्या पूछेगा? तारापुर कहाँ स्थित है? तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर पूछेगा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नरौरा यूपी यानी उत्तर प्रदेश, नरौरा उत्तर प्रदेश। काकरापार, काकरापार गुजरात। कहाँ स्थित है? गुजरात। कलपक्कम, कलपक्कम ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। कुडनकुलम ये भी कहाँ स्थित? तमिलनाडु। कुडनकुलम ये भी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। देखिए, और एक है कैगा कर्नाटक, कैगा कर्नाटक। सिर्फ आप सुनते जाइए, राइटिंग पे आप ध्यान मत दीजिए। कैगा कर्नाटक, देखिए हम रिपीट कर रहे हैं, आप अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए। तारापुर नवीके विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तारापुर महाराष्ट्र में। नरौरा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। काकरापार गुजरात। कलपक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु और कैगा कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है 1987 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सार्क, का सचिवालय डॉट में स्थापित किया गया, काठमांडू, और ये कहाँ स्थित है? नेपाल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 1987 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सार्क। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का 1 मिनट रुके, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का एक भाग है? तो हम आपको बताए थे कि जो दो प्रश्न सबसे ज्यादा यहाँ से पूछेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी। देखिए यहाँ देखिए इसका आंसर क्या क्या होगा। अगर पूछेगा नेशनल वाटरवे फर्स्ट किस नदी पे है? गंगा नदी पे। कहाँ से? इलाहाबाद से, इलाहाबाद से हल्दिया। देखिए यहाँ पे नाम दे इलाहाबाद से हल्दिया, किस नदी पे? गंगा नदी पे। लेकिन इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या हो गया? प्रयागराज। तो प्रयागराज देगा कि फर्स्ट नेशनल वाटरवे कहाँ से कहाँ है? प्रयागराज से हल्दिया, किस नदी पे? गंगा नदी पे। सेकंड पूछेगा धुबरी से सदिया, किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। लेकिन आपसे कौन सा पूछा? देखिए ए पूछा नेशनल वाटरवे 5 ब्राह्मणी नदी पे है। किस नदी पे है? ब्राह्मणी नदी पे। यहाँ 4 पूछेगा कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो 4 काकीनाडा टू पुडुचेरी, ये प्रश्न पूछा जाएगा। और तीसरा देखिए सर, सिर्फ आप इमेज से याद रखिए, इमेज से ज़्यादा याद रहेगा। कोल्लम टू कोट्टापुरम, तीसरा वाटरवे। ज़्यादा आपसे पहला और दूसरा पूछा जाएगा।
कोवैक्सीन भारत का स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है जिसे डॉट द्वारा विकसित किया गया। भारत बायोटेक और ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। किसके द्वारा सीधा प्रश्न पूछा? भारत बायोटेक, कहाँ का है? हैदराबाद। कोवैक्सीन और कोविडशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा तैयार किया गया। नेक्स्ट है, बांग्लादेश को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जो बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 मार्च 1971 को ये स्वतंत्र हुआ। पहले इसको हम लोग, जो बांग्लादेश है, पहले इसको किस नाम से जानते थे? पूर्वी पाकिस्तान। आज़ाद कब हुआ? स्वतंत्र 26 मार्च 1971 को। इसलिए हम लोग 26 मार्च को बांग्लादेश को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। किस दिन मनाता है? 26 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी प्रश्न हम लोग कलेक्ट किए थे सारा समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।